जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो यहाँ पे कराया गया है बिहार पुलिस स्पेशल सीरीज, इसमें हम लोग यहाँ पे जो है पॉलिटी का जो है 400 प्लस हम लोग जो है वन लाइनर प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें यहाँ पे 400 प्रश्नों का यहाँ पे संग्रह दिया गया, जिसमें पूरा ही जो भारतीय राज्य व्यवस्था है सब जितना उससे प्रश्न बन सकता है उस सभी प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग इस सेट का यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है कि भारत में जो है संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत पड़ा था। तो आप लोग देखिए बताइए। तो भारत में जो है संवैधानिक विकास की जो नींव है वह किस एक्ट के तहत पड़ा था। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह पड़ा था। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया उसका चयन करना है। तो बताइएगा। देखिए दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा जो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इस एक्ट के द्वारा दोहरी शासन की नींव नहीं डाली गई थी। दोहरी शासन की जो नींव थी यह पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 का था, पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत इसकी नींव डाली गई थी। इस प्रकार यह जो है इस एक्ट से संबंधित नहीं है, बाकी जो है इस एक्ट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम 3 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि मिलान करना है। कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय यानी कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ए 1773 में किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, तो यह जो आया 1781 का है। और यहाँ पे पिट्स इंडिया जो एक्ट है यह 1784 का है। और ईसाई पादरियों की आज्ञा पत्र यानी भारत में ईसाई मिशनरियों का जो है आगमन, इसका जो छूट दिया गया यह 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत दिया गया था। इस प्रकार यह जो मिलान है आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 4 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो 4 नंबर हम लोग का यहाँ पे दिया गया है प्रश्न की भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत के जो गवर्नर जनरल हैं उनको किस अधिनियम या एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो यह कौन सा है, जिसका हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था, जो सुधारात्मक जो अधिनियम था 1786 का, उसी में यह बात कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 5 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और डेली बेस पे इस पे आप लोगों का एक सेट कराया जा रहा है, तो आप लोग इसे देखते रहिए। अगला यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो किस अधिनियम के तहत यह किया गया कि 20 वर्षों का जो है बढ़ा दिया गया इसका अधिकार। तो इसका हो जाएगा जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत ही यह किया गया। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 6 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है 1813 के चार्टर 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके संदर्भ में गलत दिया गया है। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया, जो कि ये भी सही है, और लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य बनाया गया। अगला है यहाँ पे इस अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार मिला, जो कि ये भी कथन सही है। इसमें से गलत जो है यह चौथा कथन है, यहाँ पे गलत दिया गया कि इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। यह इस अधिनियम से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार जो गलत है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है उसको बताना है। तो जो विधि आयोग का जो गठन हुआ था यह कब हुआ था, तो विधि आयोग का गठन जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में किया गया, और लॉर्ड मैकाले को पहला विधि
विधि आयोग का सदस्य बनाया गया। और यहाँ पे दास प्रथा का जो उन्मूलन है वह 1843 में हुआ। और यह जो हुआ एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और यहाँ पे भारत के राज्य सचिव का जो नियुक्ति है वह 1858 में किया गया। ये भी सही है। तो इस प्रकार है, इसका सभी इसमें सही है, इसको याद रखिएगा। आगे है 8 नंबर प्रश्न है कि 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है, यानी इसमें गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन। तो इसका हम लोग ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा यहाँ पे गलत दिया गया है। तो भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो कि बिल्कुल सही है। और भारत के जो प्रथम वायसराय बने वह लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं दिया गया। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह दिया गया था 1892 के अधिनियम के तहत, इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार जो है इसका बी ऑप्शन गलती है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण, ये इसकी विशेषता थी। और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है यह नहीं दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न की किसका मिलान गलत है, यानी कौन गलत सुमेलित है, उसका चयन करना है। तो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ जो है 1861 के अधिनियम के तहत किया गया, यानी पोर्टफोलियो जो प्रणाली है इसका जो प्रारंभ है वह कब किया गया। तो इसका जो प्रारंभ है यह 1861 में किया गया, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। और यहाँ पे दूसरा है 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन, जो 15 सदस्य था उसमें भारत परिषद का जो गठन है वह कब किया गया, तो 1858 के अधिनियम के तहत किया गया, जो कि ये भी सही है। तीसरा है कंपनी को औपचारिक रूप से भंग 1876 में किया गया, जो कि यह बिल्कुल गलत है। ये जो औपचारिक रूप से जो भंग किया गया था उसे 1833 में पूरी तरह, यहाँ पे 1813 में औपचारिक रूप से इसको भंग किया गया था, 1813 में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है 1892 का अधिनियम से शुरुआत किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसमें जो गलत है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर प्रश्न दिया गया है 1862 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था, यानी 1862 में किस भारतीय को, जो उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने विधान परिषद में नामित किया था। तो इसमें हो जाएगा बनारस के राजा थे, यहाँ पे पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव, यानी तीनों को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यहाँ पे विधान परिषद में नामित किया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो आप लोग बताइए, प्रथम विधि आयोग का जो गठन है वह किसकी अध्यक्षता में किया गया था। यह जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक की अध्यक्षता में, उस समय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक वहाँ भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे और उन्हीं के शासनकाल में ये प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो यह किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो यह जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। दिया गया है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, यानी कौन सा जो अधिनियम है जिसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद के जो है विधायी शक्ति यानी विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। तो यह जो किया गया था किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो यह जो किया गया था यहाँ पे 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा यह किया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 13 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कौन सा गलत है। गलत कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो दिया गया है पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे दूसरा है 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया, जो कि ये भी कथन सही है। तीसरा है 1892 का अधिनियम के तहत भारतीयों को राजस्व एवं बजट पर बहस करने तथा मत देने का अधिकार दिया गया, जो कि यह बिल्कुल गलत है। जो 1892 का अधिनियम था इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन की मान्यता दिया गया और यहाँ पे जो है
मत देने का बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो गलत कथन है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको और बजट पर बहस करने का जो अधिकार है वह 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे प्रश्न है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन 4 था इसमें कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, जो कि बिल्कुल कथन ये सही था। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। तो 14 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए, इनको सही ढंग से मिलाना है। तो यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1919, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम जो है 1919 के तहत क्या हुआ, तो 1919 के तहत जो है प्रांतों में जो है द्वैध शासन लागू किया गया था, प्रांतों में जो है द्वैध शासन लागू किया गया था। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, इसमें क्या था, प्रांतों को स्वायत्ता दिया गया था, प्रांतों को स्वायत्ता दिया गया। और यहाँ पे जो है मार्ले मिंटो जो है 1909 का जो अधिनियम था, इसमें क्या हुआ, तो इसके तहत जो है क्या हुआ, तो इसके तहत जो हुआ सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ, यानी मुस्लिमों को यहाँ पे पृथक निर्वाचन की मान्यता दे दिया गया। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था 1861 का, इसके तहत जो है क्या दिया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा सती प्रथा का अंत किया गया। इसको आप लोग यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन, और 35 के तहत प्रांतों को स्वायत्ता दे दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। वहीं मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया और यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम के तहत सती प्रथा का अंत किया गया। और यहाँ पे एक 5वां है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे क्या, भारत परिषद अधिनियम 1858। इसमें क्या होगा, ब्रिटिश शासन शक्ति में आ गया, यानी क्राउन का शासन हो गया भारत में इस अधिनियम के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला है यहाँ पे 15 नंबर, जिसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग ये प्रश्न देखते हैं। तो दिया गया है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि अधिनियम ने अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों को सशक्त बनाया। दूसरा है, इस अधिनियम ने मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन मंडल देकर सांप्रदायिकता को वैध बनाया। तीसरा है, यह अधिनियम भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था। तो यह जो था तीनों ही इसमें सही है। तो आगे हम लोग इसे यहाँ पे कुट देखते हैं। तो इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो 16 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देखते हैं। वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया। तो वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया था। तो आप लोग बताइए कौन थे। तो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत दिया गया है। जिसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो जो 1919 के जो अधिनियम था उसके संदर्भ में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो इस अधिनियम में भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की। तो इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में क्या हुआ, तो आंशिक रूप से जो है उत्तरदायी शासन व्यवस्था की नींव पड़ी। ये बिल्कुल इसमें सही है। दूसरा है, इस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किया गया 1919 के तहत, जो कि ये भी सही है। और यहाँ पे जो तीसरा है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, जो कि ये बिल्कुल गलत है। इस अधिनियम के तहत जो है क्या हुआ, तो इस अधिनियम के तहत जो है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था बल्कि यहाँ पे जो है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया और द्वैध शासन जो है केंद्र में, यह इस अधिनियम की विशेषता नहीं है। यह 1935 का अधिनियम के तहत यह किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया और इसी अधिनियम के तहत जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, जो कि ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा गलत जो कथन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक
किसे कहा जाता है? तो जो प्रांतों में द्वैध शासन का जो जनक है वह किसे कहा जाता है? तो इसका आप लोग आंसर बताइए। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन की जो नींव है वह कब पड़ी थी? तो वह 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। और प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसे स्वायत्ता प्रदान कब किया गया था? तो उसे स्वायत्ता प्रदान जो है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत किया गया था। तो इसमें बताना है कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे लियोनस कार्टियस है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लियोनस कार्टियस। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ था? किसका जो गठन है वह 1919 के अधिनियम के तहत नहीं किया गया था? इसमें दिया गया है लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग का जो गठन है 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में किया गया था। वहीं जो वैधानिक आयोग है इसका भी गठन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। और यहाँ पे जो है भारत के महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति 1919 के अधिनियम के तहत ही किया गया। और यहाँ पे चुनाव आयोग का जो गठन है यह 1919 के अधिनियम के तहत नहीं किया गया। इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो 20 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे है इसमें दिया गया है 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 20 नंबर यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि मिलान करना है, एक तरफ विषय है और एक तरफ प्रधानमंत्री हैं। यानी कौन सा विषय जो है किस प्रधानमंत्री के काल में, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनके काल में हुआ था भारत में। तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन है यह किसके काल में हुआ था? तो यह जो है हेनरी आस्थ्वी के काल में हुआ था। वहीं महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है यह किस प्रधानमंत्री के काल में? तो यह जो हुआ था लॉयड जॉर्ज के काल में हुआ था। वहीं जो है प्रांतीय स्वायत्ता जो 1935 की विशेषता है यह किसके काल में? तो यह जो हुआ था स्टैनली ब्लैडविन। और वहीं जो भारत की जो स्वतंत्रता है वह क्लीमेंट एटली के से संबंधित है। तो इस प्रकार आप लोग मिलान कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? यानी 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत जो है किसको यह अधिकार दिया गया था कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? तो यह जो अधिकार था यह किसे दिया गया था? तो यह जो है भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 22 नंबर है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के में जो है कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? यानी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें जो अनुच्छेद था और अनुसूची था वह कितना था? तो अनुच्छेदों की जो संख्या थी वह कितना थी? 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। आगे हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 23 नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न जो है यह दिया गया है यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि कौन सा जो अधिनियम है वह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है? तो साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ था वह 3 फरवरी 1928 को बम्बई में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। और यह जो है किस अधिनियम की रिपोर्ट पर आधारित था? तो यह जो था 1927 में जो यह आया था तो यह किसकी रिपोर्ट पर है? तो यह जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट है, यह जो है किसके रिपोर्ट पर आधारित था? तो यह जो हो जाएगा यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है 1919 के आधारित था। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। अगला यहाँ पे 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसकी विशेषता नहीं था। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था जो कि बिल्कुल सही है। 1935 के तहत 1937 में इसका स्थापना किया गया था। और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, तो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता है यह 1935 के अधिनियम में था। और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना जो है यह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत था। और जो भारत परिषद का जो अंत है वह 1935 के अंतर्गत था। तो इस प्रकार जो कथन गलत है जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतों में द्वैध शासन यहाँ पे 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत था। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह सूचियाँ हैं जिनका उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। तो किस अनुसूची का यहाँ पे जो है जो सूची था उसका जो उपयोग है या उसका जो उल्लेख था
वह भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। तो इसके इस प्रकार जो हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जो यहाँ पे समवर्ती सूची था और प्रांतीय सूची था इसका उल्लेख था, वहीं पे जो यहाँ पे संघ सूची है इसका उल्लेख नहीं था। तो इस प्रकार जो हम इसे देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1 और 2। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे 26 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए 1935 के अधिनियम में उल्लेखित विषय और उससे संबंधित सूची को। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पहला है विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना तथा जनगणना। यह समवर्ती सूची में था। तो 1935 के जो तहत है यहाँ पे यह समवर्ती सूची में इसका मिलान यहाँ पे करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका मिलान हम लोग को करना है। यह कौन से, इसको हम लोग जूम आउट करते हैं। तो हम लोग इसको पहले जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रश्न को लाते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना तथा जनगणना, यह जो था किसका विषय था, तो यह जो था यहाँ पे परिसंघ सूची का विषय था। यह परिसंघ सूची का विषय था। वहीं पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा, यह जो था किसका था, तो यह जो था प्रांतीय सूची का विषय था। वहीं दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, यह था किसका, यह समवर्ती सूची का विषय था। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि अगला प्रश्न है यहाँ पे 27 नंबर की, यह गुलामी का अधिकार पत्र था भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसका है। तो गुलामी का अधिकार पत्र 1935 के जो अधिनियम था उसके संदर्भ में किसने कहा था, इसके बारे में बताना है। तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यह जो कहा गया था यहाँ पे इसका हो जाएगा क्या, यह जो कहा गया था कि 1935 का जो अधिनियम है यह गुलामी का अधिकार पत्र है। तो यह जो कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कथन कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो 28 नंबर दिया गया है कि क्या करना है, तो 28 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, बर्मा को भारत से पृथककरण, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। यह जो है उक्त में जो कथन दिया गया यह किससे संबंधित है, तो यह जो किससे संबंधित अधिनियम है, तो इसका हो जाएगा जो है जो यह प्रस्तावना इसमें नहीं था और बर्मा को भारत से पृथक किया गया 1935 के तहत। तो यह जो है किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम से यह संबंधित बातें हैं, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था। तो ब्रिटिश संसद में भारत की जो स्वतंत्रता का जो अधिनियम दिया गया था 1947, यह कब पारित किया गया था वहाँ से, तो यह जो पारित किया गया था 4 जुलाई 1947 को यह पारित किया गया था। इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 30 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यह जो है 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना पर आधारित था, जो कि बिल्कुल सही है। इसके तहत जो है भारत का विभाजन किया गया था और यहाँ पे जो है इसने 2 प्रमुख संप्रभु राष्ट्र का प्रावधान किया, यानी भारत और पाकिस्तान, जो कि बिल्कुल सही है। और देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। तो जो है इसके तहत जो है देशी रियासतों पर जो है ब्रिटेन का जो अधिकार था उसको अंत कर दिया गया। और यहाँ पे दिया गया चौथा नंबर, इस अधिनियम को 20 जुलाई 1847 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको जो स्वीकृति प्रदान हुआ था यह हुआ था, इसको आप डेट को याद रखिएगा, 18 जुलाई को यह हुआ था। 18 जुलाई 1947 को यह स्वीकृति मिला था ब्रिटिश महारानी का। तो इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो गलत है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है गलत दिया गया है 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के संबंध में। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो दिया गया कि भारत शासन अधिनियम जो है 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका
के उच्च सदन का नाम था। यानी भारतीय शासन के अधिनियम जो 1935 का अधिनियम लाया गया था, उसमें जो प्रस्तावित किया गया था कि संघीय विधायिका है, और उसमें जो उच्च सदन था उसका क्या नाम दिया गया था, तो उसमें जो उच्च सदन का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट रखा गया था, काउंसिल ऑफ स्टेट। इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे है 32 नंबर प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व हुए जनमत संग्रह में कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया। यानी कौन सा जिला था जो पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। यह जो जिला था, आपको बता दें, यह जो जिला था क्या था, यह जो था सिलहट था, यह सिलहट जिला था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सिलहट जिला था यह वर्तमान समय में किस राज्य में पड़ता है। जो सिलहट जिला है वह वर्तमान समय में किस राज्य में पड़ता है, इसको आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है दूसरा टॉपिक यहाँ पे आ गया भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के जितने भी यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं उसको इसमें हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारत संविधान सभा का गठन किस आयोग या मिशन की सिफारिश या संस्तुति पर हुआ था। तो जो संविधान सभा का जो गठन है वह किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था, तो यह जो किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में इसका गठन किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो 34 नंबर दिया गया है कि 34 नंबर जो प्रश्न है दिया गया है कि संविधान सभा का जो गठन है वह कब किया गया। तो जो संविधान सभा का जो गठन था वह कब किया गया था, तो उसे जुलाई 1946 में गठन किया गया था। इसको गठन किया गया, और यह जो गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे प्रश्न है 35 नंबर कि निम्न में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कौन इसमें कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टीफर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और एपी एलेक्जेंडर थे। वहीं जो जॉर्ज सस्टम थे यह इसके सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 36 नंबर दिया गया है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग देखिएगा, तो भारत के जो संविधान सभा की रचना हुई है उसके संदर्भ में जो संविधान सभा का जो विचार था वह सबसे पहले जो है किसके द्वारा दिया गया था, यह जो है सबसे पहले जो है स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, यह 1924 में दिया गया था। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था संविधान सभा का विचार, और यह 1924 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर यहाँ पे प्रश्न है संविधान सभा के सदस्यों के संबंध में कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें कौन सा सही सुमेलित है, तो इन्हें बताना है। तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो ब्रिटिश प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे उनमें जो उनकी जो संख्या थी वह कितनी थी, तो उनकी संख्या जो थी 292 थी, जो कि बिल्कुल ये सही है। दूसरा है चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में प्रतिनिधियों की संख्या 4 थी, जो कि बिल्कुल सही है। और देशी रियासतों के प्रतिनिधि की संख्या जो थी वह 93 थी, यानी ये भी सही है। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 389। तो इस प्रकार हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी। तो जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था उसमें मुस्लिम लीग के द्वारा कितनी सीटें जीती गई थी, तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मात्र जो है 73 सीटें जीती गई थी। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी 73 सीटें ही जीती गई थी। वहीं कांग्रेस के द्वारा जो है 208 सीटें जीती गई थी, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। दिए गए संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो जो संविधान सभा है उसकी जो पहली बैठक है वह कहाँ हुई थी, तो उसकी पहली बैठक जो है नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन में किया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है उसका चयन करना है। तो पहला दिया गया है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक को बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसका बहिष्कार किया था, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है संविधान सभा का प्रतिनिधित्व संभवतः उनके धर्म के आधार पर थी। जो संविधान सभा का जो प्रतिनिधित्व था उस समय वह धर्म के
आधार पर था, जो कि यह बिल्कुल कथन यहाँ पे गलत दिया गया, धर्म के आधार पर नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार जो इसका गलत कथन है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, जो कि ये भी कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की जो संख्या थी वह कितनी थी? तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन। तो इसमें जो संविधान सभा में जो अनुसूचित जनजाति था उसका जो संख्या था वह कितना निर्धारित किया गया था? तो उसका जो संख्या है वह 33 निर्धारित किया गया था, 33। इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है 42 नंबर कि संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यह 15 थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 43 नंबर प्रश्न है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियाँ नियुक्त की थी? तो संविधान के अध्ययन के लिए जो है संविधान सभा के द्वारा कुल कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो जो यहाँ पे गठन किया गया था यह 13 कुल समितियों का गठन किया गया था। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न दिया गया है। 44 नंबर प्रश्न है कि जो 44 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया इसे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए, जो कि बिल्कुल सही है। और जो उद्देश्य प्रस्ताव था यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। अगला है यहाँ पे 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। और जो 19 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। और इसमें 6 और सदस्य थे, यानी यह 7 सदस्यीय प्रारूप समिति था। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं तो कि इसका जो है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 यहाँ पे तीनों कथन यहाँ पे सही दिया गया है। अगला हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो 45 नंबर दिया गया है कि किसका मिलान यहाँ पे गलत है? तो किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है? तो पहला यहाँ पे है संचालन समिति। तो जो संचालन समिति था इसका जो अध्यक्ष थे किन्हें बनाए गए थे? तो जो संचालन समिति था इसका जो अध्यक्ष था यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो कि बिल्कुल यह सही है। दूसरा है यहाँ पे संघ शक्ति समिति। तो जो संघ शक्ति समिति था इसका जो अध्यक्ष था यह सरदार पटेल को नहीं बनाया गया था, यह जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। और संघीय संविधान समिति इसका जो अध्यक्ष है यह नेहरू जी को बनाया गया, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा जो है मौलिक अधिकार की जो उप समिति था, मौलिक अधिकार की जो उप समिति था इसका जो अध्यक्ष उप समिति का जो यहाँ पे बनाया गया था यह JB कृपलानी को। तो इस प्रकार जो है इसका जो गलत है मिलान यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संघ शक्ति समिति जो है यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो इसमें हम लोग को बताना है कि जो प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को इसका जो गठन किया गया था, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वह BR अम्बेडकर को बनाया गया था, BR अम्बेडकर को। और इसके जो यहाँ पे सदस्य थे 6 अन्य सदस्य थे। AK स्वामी अय्यर थे, यहाँ पे DP खेतान थे, यहाँ पे गोपाल स्वामी अयंगर थे। और इसमें 3 और लोग थे, यहाँ पे 3 और लोग थे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो राजेंद्र प्रसाद थे ये इसके सदस्य नहीं बनाए गए थे। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 47 नंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो जो डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे उन्हें भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुना गया था? तो उन्हें जो है बंगाल से चुना गया था, बंगाल से। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न है 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो कितनी निश्चित की गई थी भारतीय संविधान के लिए? 3 जून 1947 को जब 2 स्वायत्त जो प्रांत बने थे पाकिस्तान और भारत, तो भारत के लिए कितनी निर्धारित किया गया था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे
324 सदस्यों का यहाँ पे निर्धारण किया गया था भारत में। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 49 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 49 नंबर हम लोग के यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देखते हैं। तो 49 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि देश विभाजन दिया गया है कि क्या दिया गया है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया। यानी जो भारत का विभाजन किया गया था उसके बाद जो है संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था। तो संविधान सभा का जो पुनर्गठन है वह जो है 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। इस डेट को आप लोग याद रखिए, जो कि यह मोस्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है। अगला हम लोग बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न दिया गया है, विभाजन के बाद जो है भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो भारत के विभाजन के बाद कितनी रह गई थी भारत में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या। यह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 299 रह गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है, इसका चयन करना है। तो पहला यहाँ पे दिया गया है, संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने तैयार किया था। संविधान सभा का जो प्रारूप है वह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि यह गलत है। यह जो है संविधान सभा का जो प्रारूप है यह यहाँ पे कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे उनके द्वारा तैयार किया गया था। इस प्रकार जो है इसका कथन यहाँ पे ए है जो गलत है। अगला है, अंतरिम जो मंत्रिमंडल है इसका गठन है 2 सितंबर 1946 में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है, अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद का जो उपाध्यक्ष है वह जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगला यहाँ पे पॉइंट है, मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए, जो कि ये भी सही है। इसका जो कथन यहाँ पे ए था, जो यहाँ पे संविधान सभा का जो प्रारूप था वह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा नहीं बनाया गया था, वह जो था किसके द्वारा, तो वह कैबिनेट मिशन योजना में जो सदस्य थे उनके द्वारा बनाया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, जो कि मिलान करने से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे दिया गया कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत दिया गया है। तो यहाँ पे श्रम मंत्रालय, तो जो श्रम विभाग के जो मंत्री थे जगजीवन राम थे, जो कि ये बिल्कुल यहाँ पे ये कथन सही है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि रक्षा, ये रक्षा है, रखा लिखा गया है यहाँ पे रक्षा है, तो रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे, जो कि बिल्कुल सही है। रेलवे, तो जो स्वतंत्र भारत के जो पहले मंत्रिमंडल में जो रेलवे मंत्री जो बनाए गए थे वे रेलवे मंत्री यहाँ पे जो है जॉन मथाई को नहीं बनाया गया था। तो इस प्रकार जो है यह यहाँ पे गलत है। अगला है यहाँ पे विधि जो मंत्री है वह जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया, जो कि ये मुस्लिम लीग के यह सदस्य थे। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जोगेंद्र नाथ जो मंडल है वह मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जिन्हें विधि यानी लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। अगला यहाँ पे खाद्य एवं कृषि, तो यह राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो कि बिल्कुल सही है। जिसका जो गलत कथन है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। तो 53 नंबर हम लोग के यहाँ पे प्रश्न दिया गया, जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो 53 नंबर जो प्रश्न है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो 53 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश की, जो कि यह बिल्कुल कथन सही है। दूसरा है, देश विभाजन के बाद जो है संविधान सभा में जो है देशी रियासतों के मात्र 70 सदस्य बचे थे, जो कि बिल्कुल ये भी कथन सही है। तीसरा है कि संविधान सभा का जो दूसरा वाचन है वह 15 अक्टूबर से 26 नवंबर 1949 तक चला, जो कि यह कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। इसका हो जाएगा 1 और 2, इसमें हो जाएगा इसका 1 और 2 कथन सही है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 54 नंबर प्रश्न है कि 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव कौन थे। यानी जो 5 जुलाई 1947 है इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासतों के लिए एक विभाग का गठन किया गया था। तो इसके जो सचिव बनाए गए थे वह किन्हें बनाए गए थे, तो जो इसके सचिव थे वह यहाँ पे बीपी मेनन को बनाया गया था, बीपी मेनन। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। तो 55 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान का निर्माण कितना समय लगा। तो यह जो है 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 56 नंबर कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों बहस
चला था। तो संविधान के जो प्रारूप हैं उन पर कुल कितने दिनों तक बहस चला था, तो उस पर जो बहस चला था वह कितना चला था, तो यह जो बहस है 114 दिनों का बहस इस पर चला था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 57 नंबर प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ था। तो कौन सा जो अनुच्छेद है वह 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था। तो यह जो अनुच्छेद था अनुच्छेद 61, यह जो था जो यहाँ पे राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, यह जो अनुच्छेद था लागू नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 58 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो 58 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो कि क्या है, मिलान करने से संबंधित है, और तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यह जो है मिलान करने से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है 58 नंबर में, जिसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसे हम लोग यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमको दिख सके। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रमंडल में भारत की जो सदस्यता है वह कब ग्रहण की थी। तो राष्ट्रमंडल में जो भारत की जो सदस्यता है वह कब ग्रहण की थी, तो यह जो सदस्यता है कब ग्रहण किया गया था, तो यह जो सदस्यता है यहाँ पे मई 1949 को ग्रहण किया गया था, मई 1949 को। अगला है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो यह जो है 22 जुलाई 1949 को यह अपनाया गया था, 22 जुलाई 1949 को। अगला है यहाँ पे राष्ट्रीय गान को, तो राष्ट्रीय गान को जो है कब अपनाया गया, तो इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला है यहाँ पे संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है यह कब हुआ था, यह भी हुआ था 24 जनवरी 1949 को। और अगला है यहाँ पे भारत पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का जो स्थापना है वह कब किया गया, यह जो किया गया था यहाँ पे हो जाएगा इसका 26 जुलाई 1947 को किया गया था, 26 जुलाई 1947 को। तो इस प्रकार आप लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। तो अगला यहाँ पे तीसरा हम लोग का यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, जो दिया गया है क्या, तीसरा टॉपिक है यहाँ पे भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे संबंधित हम लोग अब प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो 59 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है। तो किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 60 नंबर कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरुआत होती है इन शब्दों से। तो भारत की जो यहाँ पे प्रस्तावना है वह किससे शुरुआत होती है, तो इसका जो शुरुआत होता है हम भारत के लोग। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 61 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। तो 61 नंबर हम लोग के यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जिसे हम लोग देखते हैं। तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन जो है 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया था। तो कौन सा यहाँ पे जो था दो शब्द जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो यह था क्या, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 62 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो जो भारतीय संविधान है उसमें प्रस्तावना को भारत की किस रूप में घोषित किया गया है, तो इसका हम लोग देखेंगे। तो इसका हो जाएगा क्या, तो भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको देख लीजिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 63 नंबर प्रश्न है कि 63 नंबर जो प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। दो यहाँ पे कथन दिया गया है, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल यह कथन यहाँ पे सही दिया गया है। दूसरा है प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक हेतु हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। तो प्रस्तावना को जो है संविधान का प्रारंभिक अंग होते हुए भी जो है कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है, जो कि ये भी कथन यहाँ पे सही है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 64 नंबर। तो 64 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चता सत्ता में निहित
सत्ता किन में निहित है? तो जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत की जो शासन की सर्वोच्च सत्ता है वह किस में निहित है? तो यह जो है जनता में निहित होता है, जनता में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता में। अगला है 65 नंबर कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो जो भारतीय संविधान है वह कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को कब यहाँ पे अपनाया गया था? तो यह जो हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को अंगीकार किया गया था। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जिसे हम लोग जूम आउट करते हैं और 66 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। तो जो यह कथन है यह किस प्रकार का है? तो यह जो कथन है बिल्कुल यह सही है। दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो जो इसकी जो यहाँ पे उद्देशिका की जो प्रकृति है वह न्याय योग्य नहीं है, जो कि ये भी यहाँ पे कथन यहाँ पे सही था। तीसरा है इसका समावेशन नहीं किया जा सकता है, इसका जो इसमें जो संशोधन है वह नहीं किया जा सकता है, जो कि ये कथन यहाँ पे गलत है। यानी यहाँ पे जो उद्देशिका है इसमें संशोधन किया गया था, इस प्रकार यह कथन गलत है। तीसरा है, चौथा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, संविधान के जो विशिष्ट प्रावधान है उसको रद्द नहीं कर सकता, जो कि ये भी यहाँ पे सही है। इस प्रकार जो हो जाएगा इसका 1 सही है, 2 सही है और 4, 1 2 4। तो इसका हम लोग कूट यहाँ पे देखते हैं तो किसमें है 1 2 और 4, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1 2 और 4 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। तो 67 नंबर हम लोग को यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत दिया गया, इसके बारे में बताना है। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है 67 नंबर में कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, जो कि बिल्कुल यह सही है। दूसरा है भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की संसद से प्राप्त करता है, जो भारत का जो संविधान है वह जो अपना अधिकार है वो भारत की संसद से प्राप्त करता है, जो कि यह बिल्कुल यह कथन यहाँ पे गलत है। तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसीलिए 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है उसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, ये यहाँ पे कथन सही है। चौथा है भारत के संविधान में संघीय शासन का शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं किया गया है, जो कि ये भी कथन यहाँ पे सही है। इस प्रकार जो इसका गलत कथन है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न यहाँ पे है प्रस्तावना संविधान का भाग है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पहली बार किस वाद में प्रस्तुत किया था। जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है, यह जो है सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय पर पहली बार यह कहा था। तो जो इसका हो जाएगा यहाँ पे 1973 में जो 1973 में एक वाद हुआ था, जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसी में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 69 नंबर। तो 69 नंबर जो प्रश्न है इसको हम लोग जूम आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो 69 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे दिया गया 69 नंबर जो प्रश्न है इसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसको हम लोग थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे तो दिया गया है कि उद्देशिका या प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो यहाँ पे दिया गया है पहला 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य सब जोड़े गए, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, वो कौन कौन सी है। तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, यह जो है 5 प्रकार के जो है यह न्याय की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। अगला है यहाँ पे केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया, जो कि ये भी सही है। चौथा है प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय जो है रूसी क्रांति से लिया गया, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे जो है यह कथन यहाँ पे गलत दिया गया, यह रूसी क्रांति से नहीं लिया गया। 3 प्रकार का जो न्याय है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यह जो 3 प्रकार का न्याय है यह रूसी क्रांति से नहीं लिया गया है। आप लोग कमेंट करके इसमें बताइएगा कि जो प्रस्तावना में 3 प्रकार का जो न्याय है वह कहाँ से लिया गया है, इसको आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो इसका 1 2 और 3 यहाँ पे जो कथन है सही है, चौथा जो कथन है यह गलत दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी 1 2 और 3 यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न।
70 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है क्या। अब यहाँ पे नया टॉपिक है भारत संविधान के विदेशी स्रोत। जो भारतीय संविधान में जो हम लोगों ने विदेशों से क्या क्या कौन कौन सा यहाँ पे जो अधिकार है, वह जो विशेष अधिकार है उसे लिया है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न है। तो पहला है यहाँ पे 70 नंबर कि किसका मिलान गलत है, कौन सा यहाँ पे गलत है। तो इसका हम लोग देखते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि जो है वह अमेरिका से लिया गया है। तो यह जो कथन है बिल्कुल यह सही है। यहाँ पे दूसरा हम लोग देखते हैं संसदीय जो विशेषाधिकार है वह ब्रिटेन से लिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है, और वहीं से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। अगला यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। तो जो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन है यह जो है आयरलैंड से लिया गया है, जो कि यह भी सही है। चौथा है संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का जो विभाजन है यह कहाँ से लिया गया है। तो जो संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का जो विभाजन है वह कहाँ से लिया गया है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो कि ये भी यहाँ पे कथन ये सही है। यानी इसमें जो है सभी कथन यहाँ पे सही दिया गया है, यहाँ पे गलत कथन कोई नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 71 नंबर दिया गया है यहाँ पे मिलान करने से। तो चलिए हम लोग आज से यहाँ पे 70 प्रश्न ही करते हैं। अगले दिन हम लोग यहाँ पे 70 से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।